नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, हमने जो 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की जो लिस्ट बनाई थी, इसमें से हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि 20 नंबर तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 21 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन विज्ञान में नहीं जाएगा, कक्षा 10 विज्ञान में। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। और आज हम बिना देर किए 21 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये लिस्ट जो मैंने बनाई है, अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉरी 21वां क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? इसका आंसर है, पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, वसा को बसीय अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? इसका आंसर है, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? इसका आंसर है, मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती हैं, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। ओके, इसका काम क्या होता है कि जैसे लार होती है हमारे मुंह में, वो भोजन को लसलसा और नमीदार बना देती है, और जिससे लसलसा से क्या होता है, उससे चिकना हो जाता है भोजन, और वो जो हमारी आहार नली होती है उसमें आराम से फिसल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका आंसर है, शोषण के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल से बाहर निकलने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं? इसका आंसर है, मछलियां गिल्स की सहायता से श्वसन करती हैं, और गिल्स इसके लिए भी जल में घुली ऑक्सीजन को ही अवशोषित करने में सक्षम होती हैं। मछलियां वायुमंडलीय ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाती हैं, अतः जल से बाहर निकलने पर श्वसन के अभाव में मर जाती हैं। उनमें जो गिल्स पाए जाते हैं, वो क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी में क्या होता है, H2O, यानी कि उसमें भी जैसे H2O, जो ये वाली ऑक्सीजन की मात्रा है पानी में, इसको मछलियां लेती हैं। शुद्ध ऑक्सीजन जो वायुमंडलीय वाला होता है, उसको लेने में ये असमर्थ होती हैं, इसलिए इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? इसका आंसर है, मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त के संचरण एक चक्र में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। एक बार दाहिने भाग से ऑक्सीजनित रक्त और दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित जनित रक्त, इसलिए मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? इसका आंसर है, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते, उनके इस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं जितने भी, वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की मदद से बनाते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की का रासायनिक सूत्र निम्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण देखो, 6CO2G कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O जल, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 6 पानी के अणु, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, और C6H12O6
+6O2, यानी कि ये क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में इसको बदल लेता है सूर्य के प्रकाश से क्रिया करने के बाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। इसका आंसर है, श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन करने तथा उसे ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। इसका आंसर है, अलैंगिक जनन जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता बल्कि जनन जैव के अलैंगिक भागों अंगों के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, परागण क्या है। स्वपरागण और परपरागण के बारे में बताइए। इसका आंसर है, परागण वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, परागण कहलाते हैं। अर्थात पराग कणों का किसी भी माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। अब आता है स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण उसी पुष्प की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। परपरागण जब जब मनुष्य सॉरी जब पुष्प जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम की सहायता से पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं। इसका आंसर है, ऋतुस्राव या रजोधर्म अंड के निषेचन न होने की अवस्था में गर्भाशय की दीवारों पर जमी मांसल परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। इसका आंसर है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण मां के उदर से होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति मां के रक्त से करता है। इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो मैंने उसमें नहीं लिखा है लिस्ट में, आप यही देख लीजिए। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि देखो, कांक और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल कुछ निकल आते हैं, स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार यौवन अवस्था के समय लड़कियों में उपयुक्त परिवर्तन दिखाई देते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 है, आनुवांशिकता क्या है। इसका आंसर है, आनुवांशिकता जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कारण बताओ। इसका आंसर है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा उभयलिंगी एवं स्वपरागित आसानी से उगने वाला वार्षिक पौधा है जिसका जीवन काल बहुत कम है। इसमें विरोधाभासी बहुत से प्रगुण पाए जाते हैं तथा इनमें आसानी से कृत्रिम परागण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। इसका आंसर है, मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण जनक माता पिता के 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्र द्वारा ही होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की अहम भूमिका होती है, यानी कि जो जीन पाए जाते हैं हमारे में एक्स कोमा वाई, माता पिता में एक्स तथा वाई में पाए जाते हैं, ये ही यानी कि जे तय करते हैं कि पुत्र होगा या पुत्री होगा। इनकी मदद से ही ये तय किया जाता है पुत्र होगा या पुत्री होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। इसका आंसर है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में दो भिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। परीक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ पौधे बौने भी थे। यहाँ पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण तथा बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोगों द्वारा पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, यानी कि कुछ पर प्रभाव पड़ जाता है और कुछ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए।
इसका आंसर है गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार ये दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ओके। अवतल दर्पण जो हम अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं। उत्तल दर्पण ज्यादातर वाहनों में किया जाता है, वाहनों में, है ना, जो बाहर ट्रांसपोर्ट के जो गाड़ी वगैरह होता है उनमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आवर्धन किसे कहते हैं? इसका आंसर है किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिसमें ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h बटे बिंब की ऊंचाई h, यानी कि जो h डैश लगा है या h। आप इसको ना लिखो तो चलेगा, आप ये सूत्र याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है अवतल दर्पण की मुख्य फोकस। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्षर एफ से व्यक्त करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, और आने वाले जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यानी कि हम जो इम्पोर्टेंट सीरीज कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर इस सीरीज को भी अगर आप पढ़ लेते हो जो आने वाले 30 दिनों में, यानी कि जो 30 दिन भी नहीं बचे हैं सही से हमारे पेपरों को, अगर आप इनको भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो मैं इतनी गारंटी लूँगा कि आप कम से कम 80% प्लस आराम से बना ले जाओगे, है ना। तो आपको बस ईमानदारी से पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप याद कर लेना है। ओके। चलिए, और मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि जो मैं परीक्षा अध्ययन से आंसर करवाता हूं तो जिसके पास भी परीक्षा अध्ययन है वो इसमें से कर सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिसके पास नहीं है तो वो इस वीडियो में से आंसर लिख सकता है। ओके। चलिए, यहीं तक था वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।